बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर का। एक कंपनी होती है, क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की एंटिटी जो है सेपरेट होती है इसके मेंबर से, क्योंकि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इस वजह से ये भी ठीक है। उसके बाद है परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी स्थायी जीवन। कंपनी के मेंबर चाहे आए चाहे जाएं, उसका कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद बच्चों है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। शेयर होल्डर्स आर। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं यानी अंशधारी होते हैं, वो क्या होते हैं? बच्चों वो कंपनी के मालिक होते हैं यानी ऑनर। क्यों? क्योंकि जो पैसा लगाते हैं वही लगाते हैं। अगर कंपनी कल को लॉस में जाती है तो सारा जो लॉस है वो किसको बियर करना पड़ता है? शेयर होल्डर्स को बियर करना पड़ता है। तो इसी वजह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपनी के ऑनर्स। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, ऑनर्स ऑफ द कंपनी। इसके बाद बच्चों है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो रियल ऑनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जो कंपनी का ऑनर्स होता है वो कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। ठीक है। और बच्चों शेयर होल्डर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक प्रेफरेंस और एक इक्विटी। लेकिन जो यहाँ पर रियल ऑनर्स की बात कर रहे हैं, रियल ऑनर्स का मतलब है अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो ठीक है, तो उसका जो लॉस है वो कौन बियर करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि सबसे एंड में जो पेमेंट्स होती है वो किसको की जाती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय। बच्चों एक कंपनी बनाई जाती है। बच्चों कंपनी कैसे बनाई जाती है आपको पता होगा। कंपनी बनाने के लिए हमें कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हमें कंपनी एक्ट दो हैं हमारे पास, एक कंपनी एक्ट 1956 और एक है कंपनी एक्ट 2013। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, कंपनी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ इज कॉल्ड। जो भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? जो अपने नाम से लेन देन कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में नेचुरल पर्सन नहीं होता है। ना उसको देखा जा सकता है ना उसको छुआ जा सकता है, वो होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन कौन हुआ? सबसे पहले सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप किसकी होती है? एक व्यक्ति जो खुद अपना बिजनेस चलाता है। पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म में दो पर्सन होते हैं वो चलाते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कंपनी। तो कंपनी बच्चों क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कंपनी एक्ट के तहत बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। all those companies which operate under the special act passed by the state legislature or parliament are called। यहाँ पूछा गया है कि वो सभी कंपनीज जो पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल एक्ट पास करके बनाई जाती हैं उन कंपनीज को कौन सी कंपनी कहा जाता है? बच्चों वो हमारी स्टेचुरी कंपनीज होती हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, जो पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? स्टैट्यूटरी कंपनी यानी वैधानिक कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनीज। कंपनी के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी बच्चों यहाँ पर पूछा गया कि लाइबिलिटी कितनी होती है। बच्चों जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो क्या खरीदते हैं? कंपनी से शेयर। तो जितने रुपीस के उन्होंने शेयर खरीदे हैं यानी जितनी फेस वैल्यू है शेयर्स की, उनकी लाइबिलिटी वहां तक होती है। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ उनसे उतने ही पैसे मंगा सकती है जितने रुपीस के उनके पास शेयर्स हैं, उससे ज्यादा वो नहीं मंगा सकती है। तो यानी इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। जितने रुपीस के उन्होंने शेयर खरीदे हैं सिर्फ उतनी वो अमाउंट पे करने के लिए लाइबल हैं, वो उससे ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए लाइबल नहीं है, चाहे कंपनी को कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
द लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो कितनी होती है, शेयर्स की कौन सी वैल्यू होती है, कॉल्ड अप वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उनकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है, सिर्फ उतनी जो है उनकी लाइबिलिटी होती है, उससे ज्यादा कंपनी उनसे पैसे नहीं मंगा सकती। मान लो किसी पर्सन ने 1000 शेयर खरीदे हैं और एक जो शेयर खरीदा है उसके ऊपर कितने रुपीज लिखा हुआ है, 10 रुपीज। तो ये जो 10 रुपीज उसके ऊपर लिखा हुआ है तो ये उसकी क्या होगी, फेस वैल्यू। तो उसकी लाइबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पर, 10,000 रुपीज। तो कंपनी उससे क्या कर सकती है, सिर्फ 10,000 रुपीज ही मंगवा सकती है, उससे ज्यादा नहीं मंगवा सकती। तो इस वजह से इसका बच्चों राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन सी, फेस वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए 7, सेकेंड ऑप्शन बी 200, सी ऑप्शन 20 और डी नो लिमिट। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या आएगा, 200। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200% हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड। कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, उस छोटे पार्ट को क्या कहा जाता है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है, शेयर। ठीक है, कंपनी की जो पूंजी होती है उसे बोला जाता है शेयर कैपिटल, और वो जिस छोटे पार्ट में डिवाइड होती है उस छोटे पार्ट को क्या बोला जाता है, शेयर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है कंपनी से। बच्चों जो शेयर होल्डर शेयर्स खरीदते हैं कंपनी से, उसके बदले में इन शेयर्स के ऊपर कंपनी क्या पे करती है उनको, डिविडेंड। जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो कंपनी इनको किस फॉर्म में देती है, डिविडेंड की फॉर्म में देती है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ए पर्सन हु इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो पैसा लगाता है कंपनी के अंदर उसे क्या कहा जाता है। बच्चों अभी हमने 11 क्वेश्चंस कर लिए, कौन लगाता है पैसा कंपनी में, शेयर होल्डर्स ने क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर्स यानी अंशधारी। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशू फॉर द पर्पस ऑफ। जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू नहीं किए जा सकते, किस काम के लिए वो इशू नहीं किए जा सकते। फर्स्ट ऑप्शन है कैश रिसीप्ट, पैसा लेने के लिए, तो कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो उसके लिए कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, तो ये ठीक है। उसके बाद है परचेज ऑफ एसेट्स, अगर कंपनी ने एसेट्स खरीदनी है तो उसके लिए भी कंपनी इनको इशू कर सकती है। उसके बाद है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी ने अगर डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करना है तो उसके लिए भी इक्विटी शेयर्स को इशू किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अब मान लो बच्चों कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, यानी कंपनी को लॉस हो गया और इक्विटी शेयर होल्डर को हमने क्या देना होता है इसके ऊपर, डिविडेंड। अब डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं है तो कंपनी ये नहीं कर सकती कि नए और इक्विटी शेयर्स इशू कर दे और उस पैसे में से वो डिविडेंड का भुगतान कर दे। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड बांटने के लिए कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ए कंपनी में इशू, कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है इक्विटी शेयर, सेकंड ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर, थर्ड ऑप्शन है इक्विटी एंड प्रेफरेंस वॉच शेयर्स। बच्चों एक कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है और इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है, वो कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्या इशू करना चाहती है। तो इसके ऊपर कोई भी किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि कंपनी केवल इक्विटी शेयर ही इशू करेगी या अकेले प्रेफरेंस ही इशू करेगी। तो इस वजह से बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस वॉच शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ए कंपनी कैन नॉट इशू, ए कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों हमारे पास रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। देखो बच्चों आपने इक्विटी शेयर्स के बारे में
पढ़ा होगा। इक्विटी शेयर्स हमने पढ़े हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कि जिनको कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी पैसा वापस नहीं किया जाता है, यानी जब कंपनी बंद होती है सिर्फ उसी केस में इनको पैसा वापस किया जाता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन दे रखा है रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, मतलब हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करना है लाइफ टाइम के अंदर, ये वाले इक्विटी शेयर्स हो गई। तो इस तरह की कोई टाइप आपने सुनी है क्वेश्चन में कभी, कि ऐसे इक्विटी शेयर्स हम इशू कर सके जिनको लाइफ टाइम के अंदर अंदर पैसा वापस किया जा सके? नहीं ना। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। कंपनी कभी भी रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स जो है अपनी लाइफ में इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। डिविडेंड प्रपोज टू बी पेड इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ। जो डिविडेंड हमने देना है, कंपनी देती है जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, वो किसकी परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, हमने ये बताना है। बच्चों जो डिविडेंड होता है वो हमेशा जो शेयर होल्डर्स ने जो कैपिटल पे कर दिया, यानी जो हमारी पेड अप कैपिटल होती है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है उनको डिविडेंड दिया जाता है। मान लीजिए एक कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू 100 है और कंपनी ने 80 रुपीज जो है उनसे मंगाए हैं और शेयर होल्डर ने 70 रुपीज पे किए हैं, तो पेड अप कैपिटल कितनी होगी यहाँ पर? 70। तो डिविडेंड जो होगा वो पेड अप कैपिटल के हिसाब से ही दिया जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। टू whom डिविडेंड इज गिवन एट ए फिक्स रेट इन ए कंपनी। ये पूछा गया है कि किसको जो डिविडेंड है वो एक फिक्स परसेंटेज के रूप में दिया जाता है, यानी पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि इनको इतने परसेंट डिविडेंड मिलेगा। तो वो कौन से, तो बच्चों वो कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं? हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, वो पहले से ही फिक्स होता है। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी रिप्रेजेंट। जो बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कंपनी की क्या होते हैं? लोन होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन बी कैपिटल, सी ऑप्शन डिविडेंड और डी ऑप्शन एसेट। तो बच्चों जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो भी कंपनी की क्या होती है? कैपिटल होती है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। As compared to the equity share, preference share do not have this type of prior right। इन्होंने ये पूछा है कि अगर हम इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर को कंपेयर करें तो उनको क्या जो राइट है वो नहीं मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, ये बताना है कि वो जो राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है, वो वाला राइट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ए, डिविडेंड। बच्चों डिविडेंड जो है हमेशा ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलता है, इक्विटी को बाद में मिलता है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन बी, रिफंड ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल होती है बच्चों वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले वापस की जाती है, इक्विटी को बाद में, तो इसका मतलब ये भी नहीं। उसके बाद है वोटिंग राइट। बच्चों जो वोटिंग राइट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है लेकिन प्रेफरेंस को नहीं मिलता, और हमने ये बताना है कि कौन सा जो राइट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, वोटिंग राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड ओनली, केवल डिविडेंड जो है वो पाने का अधिकार होता है पहले। सेकंड, प्रेफरेंशियल राइट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। थर्ड ऑप्शन है प्रेफरेंशियल राइट एज द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। उनको जो राइट होता है कि वो जब कंपनी बंद होती है तो उस टाइम वो अपनी जो कैपिटल है वो पहले वापस ले सकते हैं, उसका राइट होता है। और डी ऑप्शन है प्रेफरेंशियल राइट एज डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ बोला गया है कि डिविडेंड पाने का भी पहले राइट होता है और जो कैपिटल होती है वो वापस पाने का भी पहले राइट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। उनको डिविडेंड भी पहले मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से, और जो कैपिटल जब वापस की जाती है लिक्विडेशन के टाइम पर कंपनी के, तो वो भी उनको पहले मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
द शेयर्स ऑन विच देयर इज नो प्री फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड। वो शेयर्स जिनकी जो रेट है डिविडेंड की पहले से डिसाइड नहीं होती है, बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स। और उनकी जो डिविडेंड की रेट है वो हर साल बदलती रहती है प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो वो शेयर कौन से शेयर्स होते हैं बच्चों? आपको पता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी पहले फिक्स होती है, उनकी हर साल नहीं बदलती है। दूसरे हमारे कौन से शेयर होते हैं? इक्विटी शेयर, जिनकी हर साल जो है रेट चेंज होती रहती है प्रॉफिट्स के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके ऊपर जो डिविडेंड की रेट होती है वो क्या होती है? आपको पता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रॉफिट के हिसाब से दिया जाता है। अगर कंपनी को जिस साल प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी उनको उस हिसाब से डिविडेंड पे करती है। अगर ज्यादा प्रॉफिट्स हैं तो वो ज्यादा डिविडेंड पे करेगी, अगर कम प्रॉफिट्स हैं वो उनको कम डिविडेंड पे करेगी। और अगर किसी साल लॉस हो जाते हैं तो उस केस में वो उनको कोई डिविडेंड नहीं देती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं? इज प्री डिटरमाइंड एंड ऑलवेज पेड। पहले से ही फिक्स होती है और ऑलवेज दी जाती है, ऐसा नहीं होता है, तो ये यानी रॉन्ग ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन बी इज प्री डिटरमाइंड बट डिविडेंड इज नॉट पेड इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। पहले से फिक्स होती है बट लॉस के टाइम में कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता है। तो बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो रेट होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो सी ऑप्शन है नॉट प्री डिटरमाइंड, यानी पहले से फिक्स नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रेफरेंस शेयर्स इन केस ऑफ होल्डर of these have right to convert their preference share into the equity share at their option according to the term of issue such shares are called। वो प्रेफरेंस शेयर्स बच्चों जिनके पास राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में या किसी और शेयर्स में, तो उन शेयर्स को क्या बोला जाता है? तो बच्चों जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं किसी अदर शेयर्स में वो होते हैं हमारे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 24। ए प्रेफरेंस शेयर विच डू नॉट कैरी राइट ऑफ शेयरिंग सरप्लस प्रॉफिट्स इज कॉल्ड। वो प्रेफरेंस शेयर जिसको कोई राइट नहीं होता है सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का। सरप्लस प्रॉफिट्स का मतलब अगर कंपनी के पास इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद भी, डिविडेंड देने के बाद भी कुछ प्रॉफिट्स बच जाते हैं, उन प्रॉफिट्स में से इनको कुछ भी नहीं मिलता, वो कौन से शेयर्स होते हैं? इसका बच्चों राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 25। विच शेयर होल्डर्स हैव राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स। वो शेयर होल्डर कौन से होते हैं जिनको आने वाले टाइम में पिछले टाइम का जो बकाया होता है डिविडेंड का वो मिल जाता है। तो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बच्चों? वो होते हैं बच्चों हमारे कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इनको अगर इसी साल डिविडेंड नहीं मिलता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, तो इस केस में इनका जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता जाता है। तो इसी वजह से इसी को बोला जाता है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26। विच शेयर होल्डर्स आर रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम। वो शेयर होल्डर कौन से होते हैं जिनको जो उनकी कैपिटल है कुछ स्पेसिफाइड टाइम के बाद वापस कर दी जाती है, यानी पैसा वापस कर दिया जाता है। तो यानी वो कौन से शेयर्स हो गए बच्चों? रिडीमेबल शेयर्स। तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स की बात की जा रही है, तो यानी वो कौन से शेयर्स हो गए? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्योंकि इक्विटी शेयर्स होते हैं वो तो रिडीमेबल होते ही नहीं है, उनको पैसा वापस किया ही नहीं जाता है, और सिर्फ जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो ही रिडीमेबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। Question number 27. The following statements apply to equity and preference shareholders. Which one of them applies only to the preference shareholders? यहाँ पर बोला गया है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हमारे पास दे रखी हैं वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों पर अप्लाई होंगी, लेकिन हमने ये बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं कि वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर अप्लाई होती है। फर्स्ट है शेयर होल्डर रिस्क, द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। Second, shareholder bear the risk of no dividend in the event of losses. Third option है shareholder usually have right to vote. And D, dividend are usually given at a certain amount of every financial year. तो बच्चों यहाँ पर सी ऑप्शन है
वोट देने का राइट ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, unless otherwise stated a preference share is always deemed to be। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या माना जाएगा? बच्चों प्रेफरेंस शेयर को क्या माना जाएगा हमने ये बताना है। अगर आपको कुछ मेंशन नहीं है तो वो जो शेयर्स होंगे वो कॉम्युलेटिव होंगे। कॉम्युलेटिव मीन्स अगर कंपनी के पास एक साल प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी नेक्स्ट ईयर में दे देगी। नॉन पार्टिसिपेटिंग होंगे यानी उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। एंड नॉन कन्वर्टिबल, उनको किसी अदर शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा। तो ये प्री कंडीशंस होती हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, कॉम्युलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। बाकी के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे और उनके बारे में सीखेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ क्लासेस लगाते रहिए, बने रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।